नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 8 है शर्ट के बारे में कि अ शर्ट इन द मार्केट, यानी कि एक शर्ट जो है जो कि कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद कई सारे स्टेजेस होते हैं, तो प्रिंटिंग होती है, बुनाई होती है या उस पे कोई डिजाइनिंग बनाना हुआ, ये सब करते हुए जो फाइनल कंज्यूमर के पास यानी कस्टमर के पास जाता है, उस मार्केट की लिंक को हम देखेंगे, ठीक है? या चेन ऑफ मार्केट को, यानी किस चेन ऑफ मार्केट से वो निकलता है। दिस चैप्टर टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। यह चैप्टर हमें एक शर्ट की स्टोरी बताता है। इट बिगिन विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड विद द सेल ऑफ द शर्ट। यह कॉटन के प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और शर्ट के सेल से यानी कि शर्ट के बीच जाने के बाद ये खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। वी शैल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपरमार्केट। तो हम देखेंगे कि मार्केट की चेन यानी कि या मार्केट की श्रृंखला, चेन मतलब श्रृंखला, मार्केट की श्रृंखला कॉटन प्रोड्यूसर को सुपरमार्केट में जो शर्ट होता है उसको बाई करने वाले से कैसे लिंक करती है या कैसे जोड़ती है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। इस चेन में, चेन यानी श्रृंखला में, बाइंग और सेलिंग जो है एवरी स्टेप पे जुड़ा हुआ है, यानी कि हर स्टेप पे जुड़ा हुआ है, खरीदना और बेचना। डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस? क्या सारे लोगों को यानी एवरीवन जितने लोग भी शामिल रहते हैं श्रृंखला में, सबको इक्वली बेनिफिट होता है, बराबर का बेनिफिट होता है? और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर? या कि कुछ लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होता है या बेनिफिट होता है कि कंपेरिजन देन अदर को? वी वी शैल फाइंड आउट, हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमें देखेंगे कि क्या सभी को इक्वल बेनिफिट होता है या कुछ को ज्यादा होता है और कम होता है। कॉटन फार्मर इन कुरनूल। कुरनूल में एक कॉटन का फार्मर, उसके बारे में देखते हैं। स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर इन कुरनूल आंध्र प्रदेश। कुरनूल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। स्वप्ना नाम की एक छोटी सी मतलब फार्मर रहती है। छोटी सी स्मॉल फार्मर मीन्स वो कोई बड़ी खेतीहर नहीं है, छोटी सी खेतीहर है। उसके बाद मतलब ज्यादा लैंड नहीं है, ठीक है। तो सपना एक स्मॉल फार्मर है जो कि कुरनूल में कॉटन ग्रो करती है ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, अपने एक छोटे से खेत के हिस्से पर। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बस्ट। जो बॉल्स हैं कॉटन प्लांट के, यानी कि बॉल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कुछ बॉल, द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट यानी कॉटन प्लांट के बॉल जो हैं वो पक रहे हैं, राइप मतलब पक रहे हैं, एंड सम हैव ऑलरेडी बस्ट, और कुछ तो पक के मतलब बस्ट हो चुके हैं, फूट चुके हैं। सो स्वप्ना इज बिजी पिकिंग कॉटन। तो स्वप्ना जो है वो बिजी है कॉटन को पिक करने में। The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. एक्चुअली होता क्या है ना कि जो कॉटन के जो बॉल्स हैं, जो बॉल्स होते हैं सारे एक साथ बस्ट नहीं होते, यानी बस्ट होके फूट के ओपन हो जाते हैं, ठीक है, बट सारे साथ में नहीं होते। दी बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन देम, यानी बॉल्स इसमें कॉटन होता है, डू नॉट बस्ट ओपन ऑल एट वंस, ये सारे एक साथ बस्ट होकर ओपन नहीं होते हैं, बट सो इट टेक सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन, इसलिए कॉटन को हार्वेस्ट करने में सेवरल डेज लगते हैं, यानी बहुत दिन लगता है। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कुरनूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। जब कॉटन जो है कलेक्ट हो जाता है, यानी खेती हो गई, हार्वेस्ट हो गया, वो जो भी अपन 2 दिन 5 दिन जो भी लगा उनको कलेक्ट करने में, तो कलेक्ट किया उन्होंने। जब कॉटन कलेक्ट हो जाता है तो वो मार्केट में, कुरनूल कॉटन मार्केट में सेल करने के बजाय स्वप्ना और उसके हस्बैंड इस कॉटन को कहाँ पे ले जाते हैं? लोकल ट्रेडर के पास। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, स्वप्ना हैड borrowed 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाई सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन। अब देखते हैं कि आखिर में स्वप्ना और उसके हस्बैंड ने कुरनूल कॉटन मार्केट में ना ले जाकर एक लोकल ट्रेडर के पास क्यों ले गया, वो देखते हैं। तो स्वप्ना ने 2500 एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, यानी क्रॉपिंग सीजन जब स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके जब स्टार्ट होने वाला था, तब इन्होंने कितने, स्वप्ना ने बारो किए थे, उधार लिए थे उसी ट्रेडर से, कितने? 2500 रुपए, एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई था यहाँ पे। एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द सेंस, यानी कि यही कॉटन का जब बोने का टाइम आता है, सीड्स जब डाले जाते हैं, वो यानी सीड्स डालने के पहले का टाइम बोला यहाँ पे क्रॉपिंग सीजन, ठीक है। तो क्रॉपिंग सीजन की स्टार्टिंग में स्वप्ना ने 2500 रुपए उस ट्रेडर से बारो किया था,
उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था, ताकि 2500 रुपये उसने बाइक उधार क्यों लिया था, ताकि वो सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके और पेस्टिसाइड खरीद सके, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। एट दैट टाइम, उस टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन। जो लोकल ट्रेडर था उस स्वप्ना को एक दूसरा कंडीशन से मतलब दूसरा कंडीशन बोला, और उस पे सपना स्वप्ना जो थी एग्री हो गई। कंडीशन दूसरा क्या था, ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। तो सपना ने प्रॉमिस किया कि वो सारा कॉटन जो है उसी को सेल सेल करेगी। जैसा कि हमने चैप्टर 6 में देखा था, तो होता क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता था उस टाइम, जैसे कि मान लो ये स्वप्ना का पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे वो खेती करती है। यहाँ पे अगर इसका पर क्विंटल हम देखते हैं, अगर 3000 उसको मार्केट प्राइस में मिल रहा है, ठीक है, मार्केट प्राइस। बट अब ये ट्रेडर के पास जाएगी, ट्रेडर इसको यही फसल 2000 में लेगा, 2000 मिलेगा। उसके बाद मतलब 1000 तो ऑलरेडी इसका घाटा हो गया। अब उसके बाद जो उधार ली रहेगी सब सपना उससे, अब उस पे मे बी 20%, 10% इतना ज़्यादा वो ये इंटरेस्ट रेट लेता है। Cultivation of cotton require high level of inputs such as fertilizers and pesticide, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. जो कॉटन का कल्टीवेशन होता है उसमें ना हाई लेवल ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड, यानी कि किसानों को, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा उसमें निवेश करना पड़ता है। जैसे कि किस पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे। यानी कि कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इनपुट। कल्टीवेशन कॉटन का कल्टीवेशन जो है वो हाई लेवल ऑफ इनपुट रिक्वायर या हाई लेवल ऑफ इनपुट मांगता है, यानी कि ज़्यादा निवेश करना पड़ता है फार्मर्स को कल्टीवेशन के लिए कॉटन के। जैसे किसमें करना पड़ा, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एंड द फार्मर्स हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ दिस। इस वजह से फार्मर्स का इनमें बहुत ज़्यादा जो है कि एक्सपेंस लगता है या बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू बारो मनी टू मीट दीज एक्सपेंसेस। मोस्ट ऑफन मतलब ज़्यादातर ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं, इनको इन एक्सपेंसेस के लिए मनी जो है बारो करना पड़ता था। एट द ट्रेडर्स यार्ड, टू ऑफ हिज मैन वेट द बैग्स ऑफ कॉटन। ट्रेडर के यार्ड में उसके दो आदमी जो थे, किसके आदमी, ट्रेडर के आदमी, वो जो सपना कॉटन लेके आई थी उसको वेट कर रहे थे। एट अ प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल। उसका प्राइस कितना था, 1500 पर क्विंटल। द कॉटन फेचेज 6000। जो फेचेज यानी कि टोटल कितना उस कॉटन से कितना निकला, 6000 रुपीज किसको मिला, स्वप्ना को। यानी कि 6000 की रुई उसकी बिकी टोटल, यानी कि 6000 रुपीज सपना वहाँ पे स्वप्ना पाई। अब उसके बाद क्या हुआ, जो ट्रेडर डिडक्ट 3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पेज स्वप्ना 3000। तो उसमें क्या हुआ कि जो ट्रेडर था उसने डिडक्ट कर लिया कितना, 3000, किसके लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट करने के लिए, और उसका जो इंटरेस्ट रेट था, यानी कि इंटरेस्ट रेट प्लस लोन वाला अमाउंट जो था रीपे कर रहे थे, तो वो 3000 हुआ। तो स्वप्ना को केवल कितने मिले, 3000। स्वप्ना 3000 ओनली। ट्रेडर कॉटन इज सेलिंग चीप। स्वप्ना बोलती है 3000 ओनली, तो ट्रेडर ने क्या बोला कि कॉटन इज सेलिंग चीप, कॉटन जो है बहुत सस्ता बिक रहा है। देर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। क्यों बिक रहा है उसने ये भी बताई, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कॉटन है। स्वप्ना क्या बोली, आई हैव टॉयल सो हार्ड फॉर 4 मंथ टू ग्रो दिस कॉटन। टॉयल्ड मतलब होता है मेहनत करना। तो सपना ने उसको, जो सपना थी उसने क्या बोला कि मैंने 4 महीने लगातार जो है इतना ज़्यादा मेहनत किया है इस कॉटन को ग्रो करने में। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। तो बोला कि, अब ट्रेडर को बोला कि तुम देख सकते हो कि कॉटन कितना फाइन और क्लीन है। आई हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस। वो बोलता है कि मुझे आशा थी कि मैं इससे ज़्यादा मतलब बेटर प्राइस पाऊंगी, या कि उसको ज़्यादा उम्मीद थी, इससे ज़्यादा की उम्मीद थी उसको। ट्रेडर क्या बोलता है, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस। अम्मा मैं आपको एक अच्छी प्राइस दे रहा हूँ। अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। अदर ट्रेडर्स इतना भी नहीं पे कर रहे हैं। यू कैन चेक एट द कुरनूल मार्केट। तुम जो है कुरनूल मार्केट में चेक कर सकती हो। इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर आप तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है। तो सपना ने क्या बोला, डोंट बी एंग्री, कि एंग्री ना हो। हाउ कैन आई डाउट यू, मैं तुम पे कैसे डाउट कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ। तो स्वप्ना ने उसको रिप्लाई किया कि आप जो है एंग्री ना होइए। हाउ कैन आई डाउट यू, मतलब मैं आप पे संदेह कैसे कर सकती हूँ।
तो आई हैड ओनली होप, मतलब मुझे ये आशा था, उम्मीद था कि हम इस पे जो है इतने पैसे एटलीस्ट पा सकेंगे, इतना इनफ मनी हम यहाँ पे बेचने के बाद अर्न कर लेंगे ताकि हमारा कुछ महीनों तक जो है गुजारा चल जाए। ठीक है। दो स्वप्ना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1800 पर क्विंटल, शी डजंट आर्ग्यू फर्दर। अब अब क्या हुआ कि स्वप्ना को पता था कि ये कॉटन जो है ना एटलीस्ट 1800 रुपये पर क्विंटल जो है बिकता उसका कॉटन, बट उसने आगे जो है कि आर्ग्यू नहीं किया। द ट्रेडर इज अ पावरफुल मैन इन द विलेज, क्योंकि जो ट्रेडर था वो विलेज का बहुत ही पावरफुल बंदा था। एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स नॉट ओनली फॉर कल्टीवेशन। तो क्योंकि वो पावरफुल बंदा था तो पैसे वाला भी था। तो इस वजह से जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको उस ट्रेडर पर डिपेंड रहना पड़ता था, केवल लोन के लिए नहीं, नॉट ओनली फॉर कल्टीवेशन के लिए नहीं, लोन के लिए भी उन पर डिपेंड रहना पड़ता था। बट ऑल्सो टू मीट अदर exigencies सच एज इलनेस, चिल्ड्रन स्कूल फीस। अदर एग्जिजेंसी यानी अदर ज़रूरतें या मजबूरियाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं एग्जिजेंसी मतलब होता है मजबूरियाँ, यानी कि यहाँ पे बोलता है कि जो ट्रेडर था वो बहुत ही पावरफुल आदमी था गांव का, तो इस वजह से तो जो फार्मर्स थे उस पर डिपेंड थे, केवल लोन और कल्टीवेशन के लिए नहीं, बल्कि अदर एग्जिजेंसी जैसे अदर जो ज़रूरतें हुई किसानों की, जैसे कि कभी कोई बीमार पड़ गया घर में या चिल्ड्रंस की स्कूल की फीस के लिए, इन सब के लिए जब कोई ज़रूरत होती थी पैसे की तो वो कहाँ पे जाते थे, ट्रेडर के पास जाते थे। ठीक है। ऑल्सो देर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क। और बोलते हैं कि आगे एक साल में ऐसा भी टाइम आता था जब कोई भी काम नहीं रहता था, एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स, और किसानों के लिए कोई भी इनकम का स्रोत नहीं रहता था। सो बारोइंग मनी इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो इस वजह से पैसे उधार लेना या बारो करना उनका सर्वाइवल का केवल एक तरीका बचता था। यानी कि जब वो कमाई होगी नहीं तो खाएंगे कैसे, तो जब उनको ये नहीं कोई सीजन आया, इस सीजन में कोई भी फसल नहीं हो रही, कोई भी कुछ हो ही नहीं रहा है, या इनके घर में कोई बीमार पड़ गया, तो अब ये कहाँ पे जाएंगे, ट्रेडर के पास जाएंगे। जो ट्रेडर रहेगा, ट्रेडर कितना भी इन पे टैक्स मारे या यानी इनका इंटरेस्ट ले, लेकिन ये वहीं पे जाएंगे, क्योंकि अगर ट्रेडर पैसे ना दे तो बेचारे भूखे मर जाए। तो ये मजबूरियों का फायदा और ट्रेडर्स लोग उठाते थे इनका। Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wig laborer. स्वप्ना की जो अर्निंग थी, यानी स्वप्ना की जो अर्निंग कॉटन कल्टीवेशन से होती थी, वो थोड़ा सा यानी बेयरली मतलब जस्ट ना के बराबर थोड़ा सा ही ज्यादा था कि जो वो अर्न करती थी जब वो एक वेग लेबरर थी, यानी डेली बेसिस पे जो काम करते थे, डेली के लेबर। अब यहाँ पे हम कॉटन का प्रोसेस देख लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे जाते हैं। पहला क्या होता है कि ट्रेडर सेल्स द कॉटन एट द कुरनूल कॉटन मार्केट। जो ट्रेडर होते हैं वो कॉटन कहाँ पे सेल करते हैं, कुरनूल कॉटन मार्केट में। गिनिंग मिल जो होती हैं वो बाई द कॉटन, वो कॉटन को बाई करती हैं। सीनिंग मिल रिमूव द सीड्स एंड प्रेसेस द कॉटन इनटू बेल्स। वो सीड्स को, जो इसके बीज रहते हैं, उसको निकाल देते हैं और कॉटन को बेल को इसको जो है प्रेस करके बेल्स में बना देते हैं। स्पाइनिंग मिल बाइज द बेल्स। उसके बाद स्पाइनिंग मिल जो है रहते हैं वो बाई करते हैं बेल्स को। स्पिनिंग मिल्स स्पिन द कॉटन इनटू यार्न। अब वो इसको स्पिन करते हैं कॉटन को एक यार्न में बनाने के लिए। उसके बाद स्पिनिंग मिल्स सेल द यार्न टू यार्न डीलर्स। अब स्पिनिंग मिल्स यार्न सेल किसको सेल करते हैं, यार्न टू यार्न डीलर्स, यानी अदर डीलर को, यानी जो अदर डीलर या अदर व्यापारी रहते हैं उनको सेल कर देते हैं। दी क्लॉथ मार्केट ऑफ यूरोप। इरोड का जो है कि क्लॉथ मार्केट, इरोड्स बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। बाई वीकली क्लॉथ मार्केट यानी कि एक वीक में 2 बार, यानी तमिलनाडु का इरोड का बाई वीकली क्लॉथ मार्केट, यानी हफ्ते में, सप्ताह में 2 बार खुलने वाला मार्केट, वो वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। A large variety of cloth is sold in this market, यानी कपड़ों की बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ पे बेची जाती है। Cloth that is made by weavers in the villages around is also brought here for sale। यानी कि जो कपड़े वीवर्स, गांव वाले वीवर्स, यानी आसपास के गांव के जो वीवर्स होते हैं, कपड़े बुनने वाले, जो कपड़े वो बनाते हैं वो भी यहीं पे लाके यहाँ पे बेचा जाता है, सेल के लिए यहीं पे लाया जाता है। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लॉथ। अब उस मार्केट के अराउंड में ऑफिसेस हैं किसकी, क्लॉथ मर्चेंट की, यानी कपड़े बेचने वाले व्यापारियों की, जो कि इन कपड़ों को क्या करते हैं, बाई करते हैं। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लॉथ इन दिस मार्केट। और अदर जो ट्रेडर हैं, अदर जो व्यापारी हैं, बहुत बहुत सारे साउथ इंडियन टाउन से आते हैं यहाँ पे
और इस मार्केट से कपड़ों को परचेज करते हैं। On market days, you would also find weavers bringing cloth that has been made on order from the merchant. जब मार्केट लगता है यहाँ पे ऑन मार्केट डेज यानी मार्केट के दिन, आपको ऐसे भी वीवर यहाँ पे मिलेंगे जो कि वीवर्स यानी कपड़े बुनने वाले ऐसे भी मिलेंगे जो कि व्यापारियों के या मर्चेंट के ऑर्डर करने के बाद कपड़े बना के लाते हैं। दीज मर्चेंट सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर अराउंड द कंट्री। तो ये मर्चेंट इनको ऑर्डर क्यों देते हैं? क्योंकि ये मर्चेंट यही कपड़े जो है सप्लाई करते हैं किसको? गारमेंट मैन्युफैक्चरर को एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री, यानी और कंट्री पूरी कंट्री में जो एक्सपोर्टर हैं उनको ये जो है कि सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं जो मर्चेंट होते हैं। दे परचेज द yarn एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज टू बी मेड। ये जो ट्रेडर होते हैं ये क्या परचेस करते हैं? ये परचेस करते हैं यार्न ये परचेस कर लेते हैं। उसके बाद जो वीवर्स होते हैं कपड़े बुनने वाले उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा जो है बनाना है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन। इधर नीचे के एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे फर्स्ट में देखते हैं क्या होता है कि दिस इज अ मर्चेंट शॉप इन द बाजार। बाजार में एक मर्चेंट की शॉप है। ओवर द ईयर्स these traders have developed extensive contacts with garment firm around the country from whom they get orders। एक्सटेंसिव का मतलब होता है अच्छा खासा और ओवर द ईयर्स मतलब कई सालों में, यानी कि कई सालों में इन ट्रेडर्स ने देश भर के गारमेंट फर्म से कॉन्टैक्ट स्थापित कर लिया जिससे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। दीज ट्रेडर्स परचेज द yarn थ्रेड फ्रॉम अदर्स। और ये ट्रेडर्स क्या करते हैं? दीज ट्रेडर परचेज द yarn थ्रेड फ्रॉम अदर्स। और ये जो ट्रेडर हैं जो थ्रेड होता है यानी कि सूत जो होता है दूसरे ट्रेडर से खरीद के लाते हैं। और सेकंड में क्या है? सेकंड इज द वीवर्स लाइव इन विलेज around and take the yarn supplied by these traders to their home where the looms are located in sheds adjacent to their houses। देखो यार्न यानी थ्रेड और यहाँ पे शेड का मतलब है कि कोई भी एक रूम हुआ, जैसे कि यहाँ पे भी ये लूम है, इसको लूम बोलते हैं, दरगाह हिंदी में बोलते हैं, यानी जिस रूम में है उसको शेड बोलेंगे। यानी कि वीवर्स आसपास के गांव में रहते हैं, वे इन ट्रेडर से थ्रेड अपने घर लेके आते हैं जहां उन्होंने लूम्स इनके घर के एडजेसेंट में ही लूम का शेड है। दिस फोटोग्राफ्स शो अ पावर लूम इन वन सच होम। इस फोटोग्राफ में आप एक पावर लूम देख सकते हो, जैसे ये वाला देखो इलेक्ट्रिक पावर लूम है। एंड द वीवर्स एंड देयर फैमिलीज स्पेंड लॉन्ग आवर्स वर्किंग ऑन दीज लूम। जो वीवर्स होते हैं यानी कपड़े बुनने वाले होते हैं और जो उनकी फैमिलीज होती है यहाँ पे काम करते मतलब इस लूम पे काम करते करते बहुत कई घंटों ये लोग निकाल देते हैं। मोस्ट वीविंग यूनिट्स हैव अबाउट 2 to 8 पावर लूम्स ऑन व्हिच द yarn इज woven into cloth। यानी कि मोस्ट वीविंग यूनिट्स में यानी कपड़े जो बुनते हैं उन यूनिट्स में ज़्यादा करके मतलब मोस्ट वीविंग यूनिट्स में 2 से 8 पावर लूम होते हैं ऑन विच द yarn इज woven into cloth, जिसपे यार्न को यानी कि थ्रेड को कपड़े में बुना जाता है। A variety of sarees, towels, shirting, ladies' dress material, and bed sheets are produced in these looms। इन लूम्स में यानी कि इन करघों में क्या बुना जाता है? जैसे कि एक वैरायटी ऑफ साड़ियों की कई वैरायटी, टॉवेल्स, शर्टिंग, लेडीज ड्रेस मटेरियल रहते हैं और बेडशीट भी यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे देन ब्रिंग बैक द फिनिश क्लॉथ टू द ट्रेडर्स। अब उसके बाद से बनाने के बाद जैसे टॉवेल, साड़ी जो भी इन्होंने बनाया बेडशीट या शर्ट, वो बनाने के बाद फिनिश क्लॉथ को कहाँ पे लेके आते हैं? ट्रेडर्स के पास। हियर दे कैन बी सीन गेटिंग रेडी टू गो टू द मर्चेंट इन द टाउन। तो इस फोटोग्राफ में जो हम देख रहे हैं जो वीवर्स हैं उस सिटी में ट्रेडर के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। सिर्फ फोटोग्राफ 3 जो है 3 जो है यहाँ पे देखो ये कपड़े लेके ना एकदम रेडी होके मतलब बैठे हुए हैं कहाँ पे जाने के लिए? ट्रेडर्स के पास। द ट्रेडर कीप्स एन अकाउंट ऑफ द yarn गिवन एंड पेज देम मनी फॉर वीविंग दिस इनटू क्लॉथ। तो ट्रेडर्स के पास इसका एक अकाउंट रहता है, मतलब एक खाता रहता है। खाता द सेंस कि उनके पास रहता है कि कितना इन्होंने इनको कपड़ा हमने दिया था बुनने के लिए एंड पेज देम मनी फॉर वीविंग दिस इनटू क्लॉथ। और उसको बुनने के लिए मतलब जो कपड़ों में उन्होंने बुना इसको उसके लिए ये जो ट्रेडर होता है इनको पैसे देता है। पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। पुटिंग आउट सिस्टम यानी कि वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम, यानी कि जो वीवर्स हैं अभी वो कपड़े कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं? अपने घर पे। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लॉथ। होता क्या है कि जो व्यापारी होते हैं
वो अपने काम को वो वीवर्स के बीच में बाँट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज रिसीव्ड फॉर द क्लॉथ, यानी कि जिस हिसाब से उन्होंने क्लॉथ के लिए ऑर्डर रिसीव किया है, उसी के बेस पे वो ये अपना काम जो रहता है वो मर्चेंट का मतलब कपड़ों बुनने का जो काम रहता है, वीवर्स के बीच जो है अमंग बाँट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट, जो वीवर्स होते हैं उनको मर्चेंट से यार्न मिलता है, यानी कि थ्रेड मिलता है, एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ, और उसके बाद वो सप्लाई उनको क्लॉथ में बना के सप्लाई कर देते हैं। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज टू एडवांटेजेस, वीवर्स के लिए इस अरेंजमेंट से यानी कि इस व्यवस्था से दो एडवांटेज मिलता है। क्या? द वीवर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न, पहला तो ये कि जो वीवर्स होते हैं उनको यार्न खरीदने में या थ्रेड को खरीदने में या सूत को खरीदने में अपने पैसे जो है स्पेंड नहीं करने, खर्च नहीं करने पड़ते। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ। अब फिनिश क्लॉथ का यानी जो फिनिश माल माल होता है, यानी जो कपड़े होते हैं उसका भी इनको कोई समझ मतलब बेचेगा कि नहीं, उसका केयर करने का इनको भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इनको कौन कौन सा एडवांटेज मिलता है? पहला तो ये कि इनको यार्न यानी कि थ्रेड खरीदना नहीं पड़ता। दूसरा कि जो प्रॉब्लम है फिनिश क्लॉथ को बेचने का जो प्रॉब्लम है वो दूसरे के द्वारा ले लिया जाता है, किसको? जो जो कि ट्रेडर्स के पास चला जाता है। वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट व्हाट क्लॉथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज टू बी ओवन। वीवर्स को स्टार्टिंग में ही यानी कि प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। However, this dependence on the merchant both for raw materials and markets means that the merchants have a lot of power. अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है वीवर्स को कि देखो कि हाउएवर फिर भी जो क्या होता है कि दिस डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट, यानी मर्चेंट्स के ऊपर इनकी जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, कैसे कि रॉ मटेरियल के लिए भी ये मर्चेंट पे निर्भर रहते हैं, और मार्केट मींस मटेरियल एंड मार्केट मीन दैट द मर्चेंट हैव अ लॉट ऑफ पावर, यानी कि ये जो वीवर्स होते हैं पहली बात तो ये रॉ मटेरियल के लिए मर्चेंट पे डिपेंड रहते हैं, और दूसरा मार्केट के लिए भी ये मर्चेंट पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये तो जो यान रहेगा इनको मर्चेंट देगा, प्रोवाइड करेगा, और ये ले जाके कपड़े जो है मार्केट में उसी मर्चेंट को देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मर्चेंट होता है उसके पास लॉट ऑफ पावर रहता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। दे गिव ऑर्डर फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लॉथ, तो वो ऑर्डर देते हैं कि क्या बनाना है और उसके लिए वो बहुत ही लो प्राइस जो है पे करते हैं उसके बदले कपड़ों के लिए, यानी कपड़े बनाने के लिए जो वीवर्स होते हैं इनको बहुत कम दाम देते हैं। द वीवर्स हैव नो वे ऑफ नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लॉथ फॉर और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड। और क्या होता है इससे, क्या होता है कि जो वीवर्स होते हैं उनको हैव नो वे ऑफ नोइंग, मतलब कि उनको जानने का कोई भी वे नहीं रहता। ठीक है, यानी कि जानने का कोई वे द सेंस कि उनके पास कोई साधन नहीं रहता, जो वीवर्स होते हैं उनके पास कोई साधन नहीं रहता कि हु दे आर मेकिंग द क्लॉथ, कि वो किसके लिए कपड़े बना रहे हैं, और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड, या कितने प्राइस में सोल्ड किया जाएगा। एट द क्लॉथ मार्केट पे में द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज, क्लॉथ मार्केट में जब मर्चेंट जाते हैं तो अपना कपड़े जो है बने हुए कपड़े किसको बेचते हैं? गारमेंट फैक्ट्रीज को। इन दिस वे, इस तरीके से द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट, इस तरीके से जो मार्केट होता है किसके फेवर में ज़्यादा काम करता है? मर्चेंट के फेवर में। एक्चुअली इसमें कहने का क्या सेंस है कि अब जैसे कि यहाँ पे वीवर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेडर है, यहाँ पे मार्केट है, और मार्केट में बहुत सारी फैक्ट्रीज जो भी हैं। तो अब क्या होता है कि अब ये जो वीवर्स हैं इनके ऊपर कैसे डिपेंड रहते हैं ट्रेडर के ऊपर? पहला तो ट्रेडर इनको ले जाएगा, यार्न सप्लाई करेगा। ठीक है, अब ये फाइनल प्रोडक्ट सीधे यहाँ पे नहीं ले जा सकते, ये यहाँ पे लाते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि यहाँ पे जैसे ना कि इनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता पहला चीज, क्योंकि अब ये इनको कपड़े ये यार्न ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये मान लो अगर ये यान लाते जो थ्रेड होता, अगर ये खरीद के लाते तो ये बना सकते थे, ठीक है, बट ये यान इनको पैसे खरीदने मतलब पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं, तो यहाँ से यान इनको मिल जा रहा है। सीधी सी बात है, जब यान इनको ट्रेडर से मिल रहा है तो कपड़े भी तो ट्रेडर के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये कपड़े ट्रेडर को ला के दे देते थे। अब ये कपड़ा ट्रेडर यहाँ मार्केट में जाता था, क्योंकि ये कई सालों से चलते रहते, इनका व्यवहार अच्छा खासा बन जाता है, कॉन्टेक्ट हो जाता है, तो ये जो बंदा रहता है ये ट्रेडर, ये पावरफुल हो जाता है। तो इसका बनाने का तो इन वीवर्स को बहुत कम प्राइस देता है। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बारो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स टू बाई लूम्स। जो वीवर्स होता है वो अपनी सारी सेविंग जो है इन्वेस्ट कर देता है, और यहाँ तक कि पैसे भी हाई इंटरेस्ट रेट पे ले लेता है, किसके लिए?
लूम्स यानी कि वो करघा जो होता है कपड़े बनाने का, उसको खरीदने के लिए। ईच लूम्स कॉस्ट 20,000, सो अ स्मॉल वीवर विद 2 लूम्स हैज टू इन्वेस्ट 40,000। एक लूम जो है उसकी प्राइस थी 20,000 की। इस वजह से एक स्मॉल वीवर अगर उसको 2 लूम्स लेना है, उसको 40,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। द वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। अब इन लूम्स पे अकेले काम करना संभव नहीं, यानी कि काम नहीं किया जा सकता। द वीवर एंड अनदर अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस क्लॉथ। तो इस वजह से जो वीवर है और उसका कोई अदर जो अडल्ट फैमिली है, वो यहाँ इस लूम पे 12 घंटे जो है काम करते हैं कपड़े बनाने प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट 3500 पर मंथ। मतलब ये सब करने के बाद वो लगभग 3500 रुपये पर महीने अर्न करते हैं। The arrangement between the merchant and the weavers is an example of putting out system। जो अरेंजमेंट है किसके किसके बीच, मर्चेंट और वीवर के बीच, वो एक एग्जाम्पल है पुटिंग आउट सिस्टम का। वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट। जहाँ पे जो मर्चेंट होता है वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, वो सप्लाई करता है किसको, वीवर को। उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट जो है रिसीव करता है। इट इज़ प्रिवेलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के ज़्यादातर रीजन में ये प्रिवेलेंट है। वीवर्स कोऑपरेटिव, ठीक है, यानी कि वीवर्स कोऑपरेटिव का देखते हैं। वी हैव सीन दैट द वीवर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम। तो हमने देखा कि पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत जो वीवर्स होते हैं वो बहुत कम पैसे पेड किए जाते हैं, किसके द्वारा, मर्चेंट के द्वारा। वीवर्स कोऑपरेटिव आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट। जो वीवर्स कोऑपरेटिव वे तरीका है, इसके द्वारा की जो डिपेंडेंसी रहती है, इनकी निर्भरता जो रहती है मर्चेंट के ऊपर, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वीवर्स, और इससे वीवर्स को यानी जो कपड़े बनाते हैं उनको एक हायर इनकम आने लगता है। इन अ कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। कोऑपरेटिव में क्या होता है, जैसे कोऑपरेटिव कोऑपरेट करना, इससे सीधे से समझ में आता है कि कई लोग मिले जुले हैं। तो इन कोऑपरेटिव में क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट के लोग यानी कि एक साथ आ जाते हैं। कॉमन इंटरेस्ट का आप समझ लो कि एक जिनका हित रहता है, मतलब अब देखो, अब मान लो हमको यहाँ पे हम कपड़ा बुनते हैं, एक दूसरा कोई बुनता है, एक तीसरा कोई बुनता है। अब इनका क्या हुआ कि इनको 3500 मिल रहा है, इनको 3500, इनको 3500, कॉमन इंटरेस्ट यानी कि तीनों का सेम है ना। तो ये तीनों लोग एक कोऑपरेटिव सिस्टम में साथ में आ जाते हैं टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। अब अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। इन अ वीवर्स कोऑपरेटिव, एक वीवर्स कोऑपरेटिव में वीवर्स फॉर्म अ ग्रुप। वीवर जो होते हैं ग्रुप बना लेते हैं एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज कलेक्टिवली। और सर्टेन एक्टिविटीज जो होती हैं वो कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से करते हैं। दे प्रोकर यार्न फ्रॉम द यार्न डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द वीवर। वो जो है कि प्रोक्योर मतलब कि खरीदना, यार्न डीलर से यार्न को खरीदते हैं और उसको जो है कि कई वीवर्स के अमंग में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। द कोऑपरेटिव आल्सो डज द मार्केटिंग। जो कोऑपरेटिव होते हैं वो भी मार्केटिंग करते हैं। सो द रोल ऑफ द मर्चेंट इज रिड्यूस्ड। इस प्रकार जो रोल होता है मर्चेंट का वो रिड्यूस हो जाता है एंड वीवर्स गेट अ फेयर प्राइस ऑन द क्लॉथ। अब जो है पहले के कंपेरिजन में जो वीवर्स होते हैं उनको अच्छा खासा जो है प्राइस मिल जाता है। एट टाइम्स द गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव बाय बाइंग क्लॉथ फ्रॉम देम एट अ रीजनेबल प्राइस। कभी कभी क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट होती है वो हेल्प करती है कोऑपरेटिव की, कैसे, बाय बाइंग क्लॉथ फ्रॉम देम एट रीजनेबल प्राइस। उन उन कोऑपरेटिव से गवर्नमेंट जो है कपड़े खरीदती है कि एक रीजनेबल प्राइस पे। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, दी तमिलनाडु गवर्नमेंट्स रन अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम स्टेट में चलाती है। द गवर्नमेंट प्रोक्योर द क्लॉथ फॉर दिस प्रोग्राम फ्रॉम द पावर लूम वीवर्स कोऑपरेटिव। जो गवर्नमेंट होती है, मतलब वहाँ तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, क्लॉथ जो है केवल इन्हीं जो ये कोऑपरेटिव वाले होते हैं इन्हीं से वो खरीदती है, पावर लूम्स वीवर्स कोऑपरेटिव से खरीदती है। यानी कि जो कोऑपरेटिव होते हैं उन्हीं से गवर्नमेंट कपड़े खरीदती है। सिमिलरली इसी प्रकार द गवर्नमेंट बाइज क्लॉथ फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव। इसी प्रकार वो हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से भी खरीदती है। पावर लूम यानी जो करघा, यानी कि जो ये लूम है ये इलेक्ट्रिकल हो, और हैंडलूम मतलब वो हाथ हाथ वाला हो। ठीक है, जैसे ये वाला है, ये ऑपरेट कर रही है, तो ये वाला जो है इलेक्ट्रिकल नहीं है, दिस इज हैंडलूम। ठीक है, तो यानी इसी प्रकार जो गवर्नमेंट है हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से खरीदती है कपड़े और पावरलूम कोऑपरेटिव से खरीदती है एंड सेल इट थ्रू स्टोर्स नोन एज कोऑप्टेक्स।
यानी कि गवर्नमेंट इन पावरलूम से हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से और पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से खरीदती है, उसके बाद एक को ऑप्टिक्स के नाम के स्टोर से इसके थ्रू जो है ये सेल करती है, बेचती है। ठीक है, यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ दीज स्टोर्स इन योर टाउन। आपने अपने शहर में, अपने टाउन में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी।